हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? हमारा टॉपिक चल रहा था सर कोशिका। कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था, कोशिका का समग्र अवलोकन भी पढ़ लिया था। उसके बाद में कोशिकाओं के डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए थे, आकार के बारे में बता दिया था। चलिए, कल हमने दो प्रकार की कोशिकाओं की बात की थी कि कोशिकाओं के प्रकार अगर पूछ ले, कोशिका के प्रकार क्या पूछ ले? कोशिका के प्रकार क्या पूछ ले? कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं असीम केंद्र की। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं असीम केंद्र की। क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की कोशिका। और इसको बोलते हैं ससीम केंद्र की कोशिका। ठीक है। समझाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। कोशिका का अध्ययन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप क्या कहोगे कि सर कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इसी के साथ साथ पूछ लेता है केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन तो आप कहोगे कैरियोलॉजी। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। दो बातें आपको समझ में आ गई है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है? कैरियो। कैरियो लिखा है, यहां पर भी आपको कैरियो लिखा हुआ मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई कि केंद्र से संबंधित बात हो रही है। प्रो का मतलब होता है पुराना या अविकसित, पुराना या अविकसित। और यू का मतलब होता है विकसित या न्यू, विकसित या न्यू। ठीक है। तो वे कोशिकाएं जो जिनके अंदर केंद्रक अविकसित प्रकार का या अविकसित केंद्रक पाया जाएगा वो कोशिकाएं होंगी प्रोकैरियोटिक, और जिनके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा वो होगी यूकैरियोटिक। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है। फिर यूकैरियोटिक की क्या बातें होंगी वो हम आगे देख लेंगे। चलिए प्रोकैरियोटिक की थोड़ी सी बात देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, चलिए कलर चेंज करते हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं? तो जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और जीवाणु का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जिसने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक? नहीं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। ठीक है। ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। नील हरित शैवाल, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। माइकोप्लाज्मा ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका। और प्लूरोनिमोनिया समजीव, PPLO, ये भी पूछ लेता है। मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और बहुत छोटी होती हैं। देखा जाए तो ये कैसे जीव हैं? लगभग हमारे कैसे जीव होते हैं? ये एक कोशिक जीव होती हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिक। तो यूकैरियोटिक जो जीव होंगे वो एक कोशिक जीव होंगे, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुकोशिकीय जीव में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं आगे ये क्या कहता है। और ये बहुत तेजी से विभाजित होती है, यानी कि अंदर कोशिका विभाजन तो पाया जाता है। ये नहीं कह सकते कि कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, पाया जाता है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु में 4 प्रकार की
होते हैं, यानी कि इनके 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दंडाकार या बेसिलस, गोलाकार को बोलते हैं कोकस, कोशाकार को बोलते हैं विब्रो, और सर्पिल को बोलते हैं स्पाइलर। सर्पिल, स्पाइलर, दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो। ठीक है, चलिए अब ये आपको एक कोशिका दिखाई है, ये देखो, ये इसने केंद्रक दिखा दिया, ये छोटे छोटे कोशिकाओं में दिखा दिए, बस हल्की सी कोशिका, ज्यादा लंबी चौड़ी ये नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है, यानी कि इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो संगठन होता है वो लगभग एक जैसा होता है। उसके अंदर अविकसित केंद्रक पाया जाएगा, है ना, और राइबोसोम पाए जाएंगे जो झिल्लीवहीन होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी कोशिका बना देता हूँ, ये होती है कोशिका भित्ति, सभी में पाई जाएगी कोशिका भित्ति। याद रखना है, कोशिका भित्ति जरूर पाई जाएगी इनमें, प्रोकैरियोटिक में। जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म इसमें तरल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध नहीं होते। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो ये खुले ही पाए जाते हैं इस तरह से, इसमें कोई विशेष झिल्ली नहीं होती। ठीक है, खुले पाए जाते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र, गोलाकार, बीच बीच में और आ जाता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, गोलाकार डीएनए पाए जाते हैं। जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं, यानी कि डीएनए अगर ऐसे पाए जाते हैं तो उसको डीएनए बोलते हैं, और अगर डीएनए गोलाकार अवस्था में इस तरह से पाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो जीवाणुओं में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं, प्लाज्मिड के रूप में। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं, उनमें एक प्रतिजीवी प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, आप उच्च कक्षाओं में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त डीएनए जीवाणु से बाहर की, ये आपको डीएनए वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा जब 12th की बायोलॉजी करेंगे। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंग नहीं पाए जाते, यानी कि एक ऐसा कोशिकांग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, राइबोसोम, कौन, राइबोसोम एकमात्र अकेला ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। साथ के साथ झिल्ली वहीन कोशिकांग होता है ये, झिल्ली वहीन। साथ के साथ प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, जैसे जैसे चीजें दिमाग में आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतराविष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक को यह विशेषता उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विधि के कारण मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। तो इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मेसोसोम। कोई खास बातें नहीं है, बहुत बार या मैंने आपको करवा दी है। नॉर्मल से बस एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज आपको टफ लग रही होगी, इस तरह ये पता नहीं क्या लैंग्वेज आ गई है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कोशिका आवरण तथा इसके रूपांतर। चलिए, कोशिका आवरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। क्या मिलता है, जटिल कोशिका आवरण। किसमें, जीवाणु। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, यानी कि आवरण 3 स्तरीय संरचना बनाएंगे इस प्रकार से।
जिसमें बाह्य परत ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये बाहर वाली परत किससे बनी होती है? ग्लाइकोलाइसिस। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोलाइसिस। याद रखनी है ये बातें। 3 परतें हैं, जीवाणु की बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है कि 3 परतें हैं। जो बाहरी परत होती है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, अब ये आ गई कोशिका भित्ति, और जीव द्रव्य झिल्ली, और ये आ गई आपकी जीव द्रव्य झिल्ली। ये होगी आपकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और ये आ गई आपकी जीव द्रव्य झिल्ली, 3 नंबर वाले जीव द्रव्य झिल्ली। बाह्य परत, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली, और जो बाह्य परत होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की बनी होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग होता है, यानी कि इसका कार्य सभी का क्या होगा? इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग होता है, और यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। अब यह क्या मिलकर, तीनों परत मिलकर क्या बनाती है? एक सुरक्षा इकाई, यानी कि इस कोशिका की ये सुरक्षा करते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे ग्राम अभिरंजित होते हैं, ग्राम धनात्मक, और जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते उनको ग्राम ऋणात्मक। इसने कहा है कि इस सुरक्षा वृत्ति को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ग्राम क्या है? तो ग्राम एक अभिरंजन विधि है, अभिरंजन विधि। जो कोशिका इस अभिरंजन विधि से अभिरंजित हो जाती है वो पॉजिटिव, और जो नहीं होती वो नेगेटिव। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होते हैं। कुछ में यह ढीली अच्छद होती है जिसे औपंक परत कहते हैं, कुछ जीवाणुओं में ढीली और अच्छद होती है जिसको बोलते हैं औपंक परत। वह दूसरी मोटी तथा कठोर होती है, और जो संपुटिका कैप्सूल कहलाती है, और जो मोटी व कठोर होती है वो होती है ढीली होगी वो औपंकरक, और कठोर होगी वो होगी संपुटिका। अगली बात है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार का निर्धारण करती है। क्या करती है? कोशिका के आकार का निर्धारण करेगी कौन? कोशिका भित्ति। यह सशस्त्र रचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व निष्पादन होने से बचाती है, यानी कि कोशिका को आकार प्रदान करेगी और उसी कोशिका को फटने से बचाएगी, कोशिका को फटने से बचाएगी। इसके बाद में जीव द्रव्य झिल्ली, तीसरी परत की बात आ गई। प्रकृति में ऋणात्मक होती है, इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है, यानी कि ये जीव द्रव्य झिल्ली क्या करती है? वातावरण से संपर्क बनाए रखने का काम करती है। लाइन टू लाइन चीजों को याद करना पड़ेगा, है ना? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, यानी कि ये संरचना में देखें तो जैसी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली होती है ना, वैसी की वैसी ही होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली वो कोशिका के फैलाव से बनती है उसे मेसोसोम कहते हैं। जीव द्रव्य की झिल्ली से जो फैलाव से बनती है उसे मेसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होता है, या तो ये पुटिका के रूप में होगा, या नलिका के रूप में होगा, या पटलियों के रूप में होगा। यह कोशिका भित्ति निर्माण में हेल्प करते हैं। एक तो कोशिका भित्ति के निर्माण में हेल्प करते हैं मेसोसोम, डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी बनाने में, और इससे संति कोशिका में वितरण को सहायता प्रदान करता है, यानी कि जब कोशिका का सेल डिवीजन होता है तो उसमें भी ये मदद करता है। कौन? आपका मेसोसोम। ठीक है, तो क्या काम करता है? कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करता है, डीएनए की प्रतिकृति में काम करता है, और संतति कोशिका कब बनती है? सेल डिवीजन के समय। श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी ये सहायता करता है। मेसोसोम और क्या काम करता है? भी जीव द्रव्य के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाता है, एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाता है, श्वसन को बढ़ाता है, स्रावी प्रक्रिया को बढ़ाता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णी लवक भी कहते हैं। तो नील हरित में क्या पाए जाते हैं? वर्णी लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवक। कैसे? वर्णी, यानी कि वर्णी लवक का मतलब होता है जो उसको कलर प्रदान करते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या प्रदान करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान व अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे पेशाबिका कहते हैं। अगर कोई जीवाणु चल रहा है तो उसमें क्या पाई जाएगी? पेशाबिका। तो जो जीवाणु चल रहा है, गति करता है, तो उसे में के अंदर पेशाबिकाएं पाई जाती हैं।
जो जीवाणु में कशाभिक की संख्या विन्यास का क्रम भिन्न होता है। ठीक है, और जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटी होती है, तंतु के रूप में, अंकुश के रूप में और आधारीय शरीर के रूप में। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये कशाभिका है तो इसके आगे वाला भाग हो गया तंतु, फिर अंकुश और फिर आधारीय शरीर। यह कोशिका की सतह से बाहर फैला रहता है, कोई खास बात नहीं है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर है, इनकी गति में सहायक नहीं होती। ठीक है, रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु सूक्ष्म जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर परिवर्तित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह इनको पानी से धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक तत्वों को चिपकने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है ये पक्षमार्ग सीलिया की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है सीलिया। तो सीलिया क्या होता है, गति प्रदान नहीं करते, ये सिर्फ क्या काम करते हैं, ये उसको चट्टानों या जहाँ पर पानी वगैरह उत्तकों को चिपकने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हल्की फुल्की बातें हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले आप पहले हमारी वो क्लासेस देख के आइए जिसमें मैंने कोशिका को 8 भागों में करवाया है। ठीक है, उसके बाद में अगला है अपना, देखते हैं क्या, अंतराविष्ट पिंड। इधर गया, हाँ, राइबोसोम व अंतराविष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं चल रही हैं भाई। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य से जुड़े रहते हैं। आकार 15 से 20 नैनोमीटर, 15 से 20 नैनोमीटर इनका आकार होता है। इनकी 2 उप इकाई होती हैं, 50s और 30s, जो आपस में मिलकर 70s बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम बनाई जाती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कौन सी कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये होते हैं 70s प्रकार के, और इसकी होती है 2 उप इकाइयां, एक 50s और एक 30s। ये दोनों मिलकर बनाते हैं 70s। आपके मन में सवाल आएगा, प्रोकैरियोटिक में याद रखना है ये प्रोकैरियोटिक की है, तो पूछ लेता है प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आप कहोगे कि 70s प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसकी 2 उप इकाइयां पूछे तो 50 और 30। आप कहोगे सर 50 और 30 तो 80s होता है, नहीं होता, तो 80s ही है, मिल जोड़ते नहीं है। हालांकि इकाइयां 2 है लेकिन इनको जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है, बता दिया था पीछे मैंने, है ना। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। कुछ राइबोसोम क्या करते हैं, संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए के साथ जुड़कर बहुसूत्र बनाते हैं। बहुसूत्र राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से मतलब तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि एमआरएनए के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये कैसे बनता है ये हम डीएनए वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे तब। इसके बाद में अंतराविष्ट पिंड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतराविष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, यानी कि इनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस रसधानी, नील हरी शैवाल, बैंगनी हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये मिलते हैं। तो इसमें कोई खास बातें नहीं है। ठीक है, यहां पर होता है अपना प्रोकैरियोटिक कंप्लीट। और अब मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम दिखाता हूं। पहले आप देख लो पादप कोशिका का डायग्राम ध्यान से। ये होती है पादप कोशिका, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका, फिर अपने इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कल आपको यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ाऊंगा। चलिए देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखो ध्यान से, अंदर ही अंदर ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, क्या होता है, ये केंद्रिका होती है। क्या होती है, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फेलिक फोंटाना। फेलिक फोंटाना, याद रखना है, फेलिक फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। अगली बात, केंद्रक। ये रहा आपका केंद्रक, किसने खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये होते हैं केंद्रक के उपकरण, ये छोटे छोटे आपको दिखाई गए इस पर, और ये होता है केंद्रक आवरण, यानी कि केंद्रक झिल्ली भी आप इसे बोल सकते हो।
केंद्रक झिल्ली भी आप इसे बोल सकते हैं। तो केंद्रक झिल्ली है, इसके अंदर, और ये वाली जो भाग है, ये वाला, ये है आपकी कोशिका झिल्ली, और ये होती है आपकी इतनी बड़ी, सबसे बड़ी, ये देखो रसधानी। क्या होती है? रसधानी। ठीक है। केंद्र कोशिका झिल्ली बता दिया। कोशिका झिल्ली के आगे वाला भाग ये कौन सा होता है? ये तो है आपकी कोशिका झिल्ली, और ये है आपकी कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति होती है, याद रखना है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की ये बनी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। उसके बाद में ये यहाँ पर देखो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एटीपी का निर्माण। क्या होता है? एटीपी का निर्माण। इसलिए इसे बोला जाता है कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का बिजली घर। बिजली घर या सेल ऑफ पावर हाउस। सेल ऑफ पावर हाउस। इसके बाद में ये छोटे छोटे कण देखो, राइबोसोम होते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये देखो, आपको इस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं। आम की पीस होता है उस प्रकार से हरित लवक। तो ये इसको ना मैं थोड़ा सा स्पेशल कलर से बनाता हूं। ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगर राइबोसोम हरित लवक हमारे अंदर होता ना, तो आप यार ये ना तो मैं यहाँ पर ये पढ़ा रहा होता और ना ही आप ये क्लास देख रहे होते, मजे से धूप में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते। ठीक है। उसके बाद में ये बड़ा जो भाग है, ये सारा ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। ध्यान से देखो, इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य और ये है कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग कौन करता है? केंद्रक द्रव्य वह कोशिका द्रव्य को अलग कौन करता है? कोशिका द्रव्य को अलग, तो ये करता है हमारा, क्या नाम होता है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। ठीक है। इसके बाद में ये है छोटा सा परऑक्सीसोम। उसके बाद में मध्यवर्ती तंतु, ये होते हैं एक्टिन तंतु या एक्टिन के धागे। ये होती है बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म नलिका। ठीक है। उसके बाद में ये आ गया आपके जीव द्रव्य तंतु, और ये बड़ा भाग, ये इसको बोलते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है आपका लयनकाय या लाइसोसोम। लयनकाय या लाइसोसोम। इसे सेल ऑफ सुसाइडल बैग कहते हैं। सेल ऑफ सुसाइडल बैग, कोशिका की आत्मघाती थैली से बोलते हैं। उसके बाद में यहां पर देखो छोटे छोटे राइबोसोम के कण लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये है आपकी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जंतु कोशिका, यानी कि आज आप अपनी कोशिका देख लो कि सर हमारी कोशिका ऐसी होती है। बिल्कुल। तो ये केंद्रक मैंने आपको बता दिया, नई बात नहीं है। ये केंद्रिका भी मैंने आपको बता दी, ये भी नई बात नहीं है। केंद्रक आवरण भी बता दिया, नई बात नहीं है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका भी बता दी, नई बात नहीं है। कोशिका द्रव्य भी बता दिया, नई बात नहीं है। खुद ही अंतःपर्दवी जालिका भी बता दिया, नई बात नहीं है। ये देखो उस पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं। हाँ, चिकनी पर राइबोसोम एब्सेंस होंगे, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, और खुरदरी पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में गोल्जी उपकरण, ये होता है गोल्जी बॉडी। इनको बोलते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। इसके
इसके बाद में ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, जीव द्रव्य, झिल्ली, तारक इकाई। ये देखो ये है आपका तारक इकाई, ये वाला तारक इकाई केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका। पाठ्य क्वेश्चन में तारक इकाई नहीं पाया जाता। संरचना कैसी होती है इसकी? बैलगाड़ी के पहिए के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान। अभी तो बस आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, डिटेल से तो पढ़ेंगे। लयन का बता दिया, राइबोसोम आपको बता दिया और सूत्रकणिका भी आपको बता दी। ये है जी हमारी जंतु कोशिका। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर कल पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि सुविकसित कोशिकाएं। ठीक है, तो इस क्लास को देखना, अच्छे से समझना, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आज जो कल अपनी क्लास आई थी उस पर अभी तक सिर्फ 3 व्यू आए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी, ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, फिर भी इस क्लास को देखने से पहले आप कोशिका वाले जो मैंने अपनी जो शुरू में मैंने आपको करवाया था वहां पर क्लास है, तो उसको देख के आओगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।